गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू कंपटीशन गुरु, इंडिया का नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है आकांक्षा और आज के सेशन में हम करेंगे प्रीवियस ईयर का पेपर मास्टर कैडर पंजाब का फॉर द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। राइट, तो आपको पता है इस पेपर में आपके आते हैं 75 क्वेश्चन, जिसमें से फर्स्ट 40 क्वेश्चंस हम आज सॉल्व करेंगे और बाकी के रिमेनिंग आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे। तो आज के सेशन में हमारा जो फोकस रहेगा वो फर्स्ट 40 क्वेश्चंस पे रहेगा। किस तरह के क्वेश्चंस आपको आते हैं, किस तरह से आपको पढ़ना है, कितना सिलेबस से पढ़ना है, कितना एक्स्ट्रा भी थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं आप देखेंगे आपके सिर्फ आपके सिलेबस से नहीं आए हैं, आपको कोर्स वर्क से जो आपको दिया है सिलेबाई उससे बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपके आए हैं। राइट, तो आपने किस तरह उनके लिए प्रिपेयर करना है, कैसे आप हमसे जुड़ सकते हैं ताकि हम आपकी हेल्प करें कि इस बार आपका मास्टर कैडर का पेपर फॉर श्योर निकल जाए। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने सेशन से। तो बिफोर आई स्टार्ट, अब देख लीजिए कि पंजाब मास्टर कैडर के जितने भी कोर्सेज हमारा इंस्टीट्यूट आपके लिए लेके आता है, आप इन सारे कोर्सेज में से किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने के लिए प्लीज हमें कॉन्टैक्ट करें। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है हु गेव द फेमस वाटर डायमंड पैराडॉक्स। तो अगर आपने पढ़ा होगा कि वाटर डायमंड पैराडॉक्स क्या है तो ही आपको ये आएगा। अब आपके सिलेबस में तो आपको सिर्फ यूटिलिटी एनालिसिस दे दिया है कि कार्डिनल ऑर्डिनल यूटिलिटी करिए, लेकिन वाटर डायमंड पैराडॉक्स जो है वो आपका तब शुरू होगा जब आप फादर ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। तो आपको पता है आपके जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं वो है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने सबसे पहले अपनी बुक वेल्थ ऑफ नेशंस में बात करी बड़ी सारी चीजों की इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो पहले कभी डिस्कस नहीं हुई थी। इनकी बुक थी वेल्थ ऑफ नेशंस और इस पर्टिकुलर बुक में इन्होंने बात करी है बड़े सारे कॉन्सेप्ट्स की, लेकिन इनका सबसे फेमस कॉन्सेप्ट जो है या इनका सबसे फेमस पैराडॉक्स जो हुआ है वो है वाटर डायमंड पैराडॉक्स। वाटर डायमंड पैराडॉक्स बहुत सिंपल सी चीज पे बेस्ड था। उन्होंने बोला कि वाटर जो हमारी एक नेसेसिटी है, जिसकी जरूरत हमें रोज, पानी तो ऐसी चीज है जो आप सुबह पी रहे हैं शाम पी रहे हैं, एवरी डे यू आर ड्रिंकिंग वाटर, है ना। तो पानी जो चीज जिसको हम रोज पीते हैं उसका पैसा जो हम दे रहे हैं या उसका जो हम पेमेंट जो भी हम उसकी देते हैं, जो भी हम उसके लिए पैसे अपनी जेब से निकालते हैं, वो इतना कम क्यों है। और डायमंड जो एक्चुअल में सिर्फ एक सजावट की चीज है, राइट, हम या डायमंड इयररिंग्स ले रहे हैं या डायमंड रिंग ले रहे हैं, वो उसका जो प्राइस है वो ज्यादा क्यों है। तो उनका जो मेन फोकस था वो इस बात पे था कि वाटर जो है वो सस्ता क्यों है, उसका लो प्राइस क्यों है, और आपका जो डायमंड है वो उसका जो प्राइस है वो हाई क्यों है, जबकि आपकी जो यूटिलिटी है यानी आपकी टोटल यूटिलिटी जो है वो वाटर से ऑब्वियसली ज्यादा होगी क्योंकि वो आपकी नेसेसिटी है, आपको रोज चाहिए, और डायमंड से आपकी टोटल यूटिलिटी कम होगी। तो ऐसा क्यों है कि वाटर महंगा नहीं और डायमंड सस्ता नहीं है। तो ये पैराडॉक्स आपका एडम स्मिथ ने दिया था। इस पैराडॉक्स को बाद में सॉल्व किया था जेवॉन्स ने इसे सॉल्व किया था मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट देके। उन्होंने कहा कि जो प्रोडक्ट है, जो भी कमोडिटी होती है, जब वो कमोडिटी आपकी स्केर्स होती है, राइट, जब कोई कमोडिटी आपकी इजीली अवेलेबल नहीं होती है मार्केट में तो उसका प्राइस ज्यादा होता है क्योंकि उससे एडिशनल यूटिलिटी हमेशा ज्यादा मिलती है। लेकिन जो अबंडेंट है अवेलेबल हमारी मार्केट में उसका प्राइस हमेशा कम रहता है क्योंकि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी भी कम रहती है। तो स्केर्स फैक्टर जो है वो एक्सपेंसिव होगा और जो आपका अवेलेबल फैक्टर है, अबंडेंट फैक्टर है, उसका प्राइस क्या होगा, लो। क्लियर हो गया। तो आपका जो वाटर डायमंड पैराडॉक्स का कॉन्सेप्ट है वो एडम स्मिथ ने दिया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया। और कौन सी बुक में दिया था ये भी जान लीजिए, वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजा जे चिला कमिटी वाज मेड ऑन रिकमेंडेशन। अब आपकी जो कमिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं बड़े सारे आ जाते हैं। ठीक है, तो आपकी 1991 में एक कमिटी आई थी जिसके चेयरमैन थे जे चिला। उनके नाम पे ही ये कमिटी का नाम रख दिया गया था। ये आपकी कमिटी बनाई गई थी टैक्स रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो ये जो आपकी कमिटी फॉर्म हुई है राजा जे चिला कमिटी, ये आपकी टैक्स रिफॉर्म्स के लिए आई थी 1991 में।
इस अब टैक्स रिफॉर्म्स किस चीज से रिलेटेड, बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो दोनों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड टैक्स रिफॉर्म्स आए थे आपके इस कमिटी के थ्रू। इसके बाद आपकी नेक्स्ट कमिटी आई थी रेखी कमिटी, जो कि 1992 में ही आई थी। ये 1991 में है, ये 1992 में है। रेखी कमिटी ने सिर्फ बात करी थी आपकी इनडायरेक्ट टैक्सेशन की, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड रिकमेंडेशंस दिए थे। ठीक है, क्लियर हो गया ये। उसके अलावा आपकी एक और कमिटी आई है टैक्स रिफॉर्म्स पे, केलकर कमिटी। केलकर कमिटी ने 2002 में अगेन आपके रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस पे। क्लियर हो गया। आज तक का सबसे बड़ा जो रिफॉर्म आया है टैक्सेशन में इंडिया के, वो था द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी इन 2007। कई बार आपसे पूछ रहे थे कि सबसे बड़ा रिफॉर्म टैक्स सिस्टम में क्या आया है इंडिया में, तो वो आपका होगा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 2017 में। तो देखिए आपका जो टॉपिक ऑफ कंसर्न है, राइट, आपका टॉपिक ऑफ कंसर्न, आपका जो टॉपिक ऑफ कंसर्न है, देखिए आपको इंडियन इकोनॉमी में ये सब मिलेगा, लेकिन आपको इतना डिटेल्ड जो है वो तभी आएगा अगर आपको पता होगा कि आपको ये पढ़ना है, राइट, क्लियर है। तो आपका रेखी की 1992 में आई थी, वो भी इनडायरेक्ट टैक्स पे थी, और आपकी केलकर की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों पे आई थी। लेकिन जो राजा जेठला की कमिटी है वो आपकी टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड है, 1991 में ये आपकी इंट्रोड्यूस हुई थी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following is a correct formula? सबसे पहले ये फॉर्मूलाज आप तब कर पाएंगे अगर आपको पता है कि के होता क्या है। तो के होता है आपका मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर अगर पढ़ा होगा तो ही ये सॉल्व कर पाओगे। किस चीज का मल्टीप्लायर है? ये इन्वेस्टमेंट का मल्टीप्लायर है। किसने दिया था? कीन्स ने दिया था। इस मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है k इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, यानी कि 1/1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। या तो ये फॉर्मूला होगा या आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि MPC यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू 1। तो 1 माइनस MPC को आप MPS भी लिख सकते हैं, यानी कि या तो k होगा 1/1 माइनस MPC या आपका k होगा 1/MPS। तो ऑप्शंस देख लीजिए, पहला है k इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, तो यही ऑप्शन जो है वो आपकी करेक्ट है। यहाँ पे तो आपको MEC दे दिया है, तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है, ये तो मल्टीप्लायर में आएगी ही नहीं। MPS दिया है लेकिन 1 माइनस MPS दे दिया है, तो ये भी गलत है। अगर ये दिया होता 1/MPS तो ये ऑप्शन आपकी करेक्ट होती, और APC तो वैसे ही मल्टीप्लायर में हम नहीं यूज करते। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज नॉट अंडर द, क्वेश्चन में देख लो नॉट बोला है, कौन सी चीज नहीं है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट। तो नेशनल इनकम तो पहली चीज है जो हम पढ़ते हैं जब हम शुरू करते हैं मैक्रो, क्योंकि नेशनल मतलब पूरे देश की, यानी कि मैक्रो कॉन्सेप्ट, बड़ा कॉन्सेप्ट। मैक्रो का मतलब ही होता है ऑन द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, जिसमें हम पूरी इकोनॉमी की एक ही बार में बात कर लेते हैं। तो हमने बोला है व्हाट इज नॉट अंडर द स्कोप ऑफ मैक्रो, तो क्या चीज नहीं है मैक्रो इकोनॉमिक्स में वो देखना है। नेशनल इनकम होगा, इन्फ्लेशन भी होगा। इन्फ्लेशन होता है जब आपका जनरल प्राइस लेवल बढ़ जाता है, जब आपका जनरल प्राइस लेवल जो है वो इंक्रीज होता है, उसको इन्फ्लेशन बोला जाता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है बिजनेस साइकिल्स। जो बिजनेस साइकिल्स हैं वो होती हैं फ्लक्चुएशंस आपकी इकोनॉमी में। ठीक है, तो बिजनेस साइकिल में आपका कुछ इस तरह से वर्किंग होती है। ये होता है बूम, ये होता है रिसेशन, ये होता है डिप्रेशन, ये होता है रिकवरी। अब ये भी सिर्फ एक इंडिविजुअल के लिए नहीं होती, बिजनेस साइकिल जो है वो पूरी इकोनॉमी के लिए वर्क करती है, वो भी मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट होता है। क्लियर हो गया। लेकिन आपका जो लॉ ऑफ डिमांड है ये होगा आपका इसका आंसर, क्योंकि ये मैक्रो इकोनॉमिक नहीं माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। डिमांड में आप पढ़ते हो रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस, यानी कि जब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होएगी, प्राइस कम होएगा, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। इनवर्स रिलेशनशिप आप स्टडी करते हैं इसमें प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का, इसीलिए इसे बोला जाता है लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड इंडिविजुअल लेवल पे होता है, इसीलिए
ये जो लॉ है ये माइक्रो का कॉन्सेप्ट है, मैक्रो का नहीं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड। अगर आपने ये पढ़ा होगा, आपको पता होगा, आपका आरबीआई का एक्ट आया था सबसे पहले 1934 में। ये दिया था कौन सी कमीशन ने? यंग कमीशन आपकी है, यंग कमीशन, यंग हिल्टन कमीशन ने दिया था। ठीक है, यंग एंड हिल्टन कमीशन आपकी आई थी, उन्होंने आपका ये आरबीआई एक्ट दिया था 1934 में। इसके अकॉर्डिंग आरबीआई को फॉर्म किया गया था 1935 में। तो आपका जो अब ऑब्वियसली यंग हिल्टन कमेटी जो आप या कमीशन जो आपकी आई थी, वो आई थी 34 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था, और उस वक्त आपका आरबीआई बनाया गया था 1935 में, एज पर आरबीआई एक्ट 1934। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट यूजेस डैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अगर आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट खोला भी है ना, आपको पता होगा कि आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो दो चीजों पे बेस्ड है, क्रेडिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट गोज आउट। डेबिट में वो पैसा जाएगा जो जा रहा है, क्रेडिट में वो पैसा आएगा जो आ रहा है। इन दोनों को हम अपनी बैलेंस शीट में इंक्लूड करते हैं। क्यों इंक्लूड करते हैं? क्योंकि हम इवन आउट करना चाहते हैं अपने सारे खर्चों को, अपने सारी रेवेन्यू को इवन आउट। ठीक है, तो क्योंकि हम इवन आउट करना चाहते हैं अपना सारा खर्चा को, इसीलिए हम इसमें यूज करते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग। डबल एंट्री मतलब क्रेडिट भी आएगा और डेबिट भी आएगा, तो इसमें डबल एंट्री बुक कीपिंग होती है और इसे बोला जाता है आपका बीओपी। ठीक है, तो बीओपी में कौन सी अकाउंटिंग आप यूज करते हो? डबल बुक कीपिंग, यानी डबल एंट्री। Which of the following is the most appropriate measure of country's economic growth? देखो, आपको पूछा होता कि कंट्री का सबसे अच्छा मेजर कौन सा है, सॉरी कौन सा सबसे अच्छा मेजर है टू मेजर अ कंट्रीज नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम को बेस्ट तरीका मेजर करने का आ जाता है जीडीपी। लेकिन आपसे पूछा गया है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है पर कैपिटा इनकम को निकालना। पर कैपिटा इनकम क्या होती है आपकी? ये देखिए, पर कैपिटा रियल इनकम। रियल इनकम क्या हुई? रियल इनकम इज इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मनी इनकम नहीं। जो आपकी जो भी आपका पैसा है, आप उसे कितना गुड्स उससे खरीद पा रहे हैं, वो आपकी रियल इनकम होती है। तो जब हम आपकी पर कैपिटा रियल इनकम निकालते हैं, यानी कि आपकी जो रियल इनकम है, देखो अगर मैं रियल इनकम, मेरा मेन क्या होता है पर कैपिटा। पर कैपिटा मतलब हर इंसान के पास जितने भी लोग हैं आपके आसपास, उनमें से ऑन एन एवरेज हर इंसान के पास कितना रियल इनकम है, वो होता है पर कैपिटा इनकम, राइट। पर कैपिटा रियल इनकम कि ऑन एन एवरेज हर इंडिविजुअल के पास इतनी इनकम है, वो पर कैपिटा रियल इनकम है जिससे वो गुड्स एंड सर्विसेज ले रहे हैं। वो बताती है अगर उसमें आपका इंक्रीज आता है, लाइक सपोज अगर पर कैपिटा रियल इनकम हर ऑन एन एवरेज हर इंसान की 500 हो जाए, बहुत ज्यादा बोल दी मैंने, 500 हो जाए अगर, इसका मतलब है कि इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है। अगर पहले 100 थी अब 150 हो गई, मतलब हर इंडिविजुअल की इनकम अराउंड 50 रुपीज से बढ़ रही है, तो ग्रोथ हो रही है। तो ग्रोथ को मेजर करने के लिए सबसे अप्रोप्रिएट जो मेथड है या सबसे अप्रोप्रिएट तरीका है वो होता है पर कैपिटा रियल इनकम मेथड। क्लियर हो गया? तो पर कैपिटा रियल इनकम जब आप निकालते हैं, आपको पता चलता है आपका नेशन ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट आइए, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। देखिए मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कॉन्सेप्ट किसने दिया है? पहले तो ये है कीन्स का कॉन्सेप्ट। किस चीज के लिए है ये? इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट है कीन्स का। इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए कि इन्वेस्टमेंट का आरओआई के साथ रिलेशनशिप या बताने के लिए कि कितने हद तक एक इंसान इन्वेस्ट करेगा, उसको निकालने के लिए कीन्स ने अपना मेथड बनाया था। अब क्लासिकल्स पहले कहते थे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड करेगा, इन्होंने बोला इट डज नॉट डिपेंड अपॉन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, लेकिन वो डिपेंड करता है आपकी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पे। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के दो कंपोनेंट्स होते हैं, प्रोस्पेक्टिव यील्ड एंड सप्लाई प्राइस। तो आपकी जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है उसके दो कंपोनेंट्स रहते हैं, प्रोस्पेक्टिव यील्ड और सप्लाई प्राइस।
ऐसा बोला जाता है कि प्रोस्पेक्टिव यील्ड जब सप्लाई प्राइस के इक्वल हो जाए तो आप मतलब इस पॉइंट तक आप इन्वेस्ट करते हो, राइट। जब आपकी प्रोस्पेक्टिव यील्ड आपकी सप्लाई प्राइस से ज्यादा है तब भी आप इन्वेस्ट करते हो, जब वो इक्वल हो जाती है तब तक इन्वेस्ट करते हो, जब प्रोस्पेक्टिव यील्ड जो है वो सप्लाई प्राइस से कम हो जाएगी तो आप इन्वेस्ट करना बंद कर देते हैं। क्लियर हो गया? तो इसका आंसर होगा प्रोस्पेक्टिव यील्ड। ये ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको ऑप्शंस भी देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर आपकी थ्योरीज क्लियर है, अगर आपको अपनी थ्योरीज अच्छे से आती हैं, आपको ऑलरेडी पता है उसका आंसर क्या होगा, आपको बाकी के ऑप्शंस चेक करने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, ऐसी प्रिपरेशन होनी चाहिए, राइट। तो आपको पता है अगर कि मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल में तो प्रोस्पेक्टिव यील्ड और सप्लाई प्राइस है, तो आपको ये सब देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखिए, फुल फॉर्म ऑफ सीबीडीसी। ये इंपॉर्टेंट है कि फुल फॉर्म क्या है आपकी सीबीडीसी की। सीबीडीसी होता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, आपके सेंट्रल बैंक के पास एक फंक्शन होता है जो किसी और बैंक के पास नहीं है, वो है इशूइंग ऑफ करेंसी या इशूइंग नोट्स। इसमें आरबीआई जो है या आपका जो भी सेंट्रल बैंक है वो नोट्स को इशू करता है। जब वो डिजिटल करेंसी को इशू करता है, डिजिटल करेंसी मतलब ई करेंसी, मतलब उसकी ऐसा फिजिकल कॉपीज नहीं निकाली जा रही है, लेकिन वो करेंसी जो है वो रोटेट कर रही है, वो जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल है, वो रोटेट कर रही है आपके सिस्टम में, लेकिन वो सिर्फ डिजिटल फॉर्म में है, फिजिकल फॉर्म में नहीं है, उसको बोला जाता है डिजिटल करेंसी। ठीक है, तो सीबीडीसी होती है आपकी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ठीक है, डिजिटल फॉर्म है गवर्नमेंट की करेंसी का, याद रखिए। ये करेंसी जो है ये आपकी लीगल टेंडर होती है, ऐसा नहीं है कि ये लीगल नहीं है या गवर्नमेंट इसको लेने से मना कर देगी, पीपल विल स्टॉप टेकिंग इट, लेंगे नहीं लोग, ऐसा नहीं है। लीगल टेंडर है, सब लोग इसे एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या रहता है आपका, ये आपकी डिजिटल फॉर्म में सर्कुलेट करी जाती है। क्लियर हो गया? इसकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती। डन? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच इज द मोस्ट रैशनल स्टेज इन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। आपने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ा होगा, आपको पता है वो शॉर्ट पीरियड का लॉ है। फटाफट से देख लीजिए, ये आपका ग्राफ है, यहाँ पे मैं टीपी बनाऊंगी, यहाँ पे मैं एमपी बनाऊंगी। जब एमपी इंक्रीज करता है, टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। जब वो डिक्लाइन होना शुरू होता है, इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट। यहाँ पे वो 0 होता है, ये होता है मैक्सिमम, और फिर ये करता है डिक्लाइन। ये होती है आपकी पहली स्टेज नंबर 1, जिसमें एमपी इंक्रीज करता है और टीपी भी इंक्रीज करता है। इस स्टेज पे कोई भी प्रोड्यूसर कभी भी प्रोड्यूस करना नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इस स्टेज में उसकी प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो ही रही होती है, और बढ़ सकते हैं, वो क्यों छोड़ेगा, राइट। सेकेंड स्टेज आपकी तब तक चलती है जब तक आपका एमपी 0 नहीं हो जाता, ये आपकी सेकेंड स्टेज होती है। और थर्ड स्टेज होती है जब आपका एमपी जो है वो नेगेटिव हो जाता है और टीपी जो है वो फॉल करना शुरू कर देता है। ये है नेगेटिव रिटर्न्स की स्टेज। हम बोलते हैं कि सबसे रैशनल स्टेज जो है वो है आपकी स्टेज नंबर 2, यानी कि वो वाली स्टेज जिसमें आपका जो रिटर्न्स है वो आ रहे हैं, भले ही मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज कर रहा है लेकिन अभी पॉजिटिव है, 0 नहीं हुआ है, पॉजिटिव है, और टीपी जो है वो इंक्रीज कर रहा है डिक्रीजिंग रेट पे, राइट। तो टीपी डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज कर रहा है और आपका जो एमपी है वो फॉल कर रहा है। इस स्टेज को हम बोलते हैं मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेज, क्योंकि इस स्टेज के बाद आपका जो प्रोड्यूसर है वो ऑपरेट नहीं करता, राइट। इस स्टेज के बाद आपका एमपी 0 होके नेगेटिव हो जाता है, तो व्हाई विल अ प्रोड्यूसर ऑपरेट? जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 है तभी वो रुक जाएगा, वो उसके बाद प्रोड्यूस ही नहीं करेगा जब नेगेटिव हो जाएगी। अगर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी नेगेटिव हो रही है तो टीपी फॉल कर रहा है, तो वो क्यों प्रोड्यूस करेगा, राइट। तो वो तब तक प्रोड्यूस करता है जब तक आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो आपका फॉल कर रहा होता है लेकिन पॉजिटिव होता है। इसको हम बोलते हैं सबसे ज्यादा रैशनल स्टेज आपके लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस की। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू लोएस्ट इनटू जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन इज द लोएस्ट टू इंडियाज जीडीपी, राइट। याद रखिए हमारे देश में जिस सेक्टर में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है वही सेक्टर सबसे कम कंट्रीब्यूट कर रहा है आज के टाइम में जीडीपी को, राइट। यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट द प्राइमरी सेक्टर, यानी एग्रीकल्चर की मैं बात कर रही हूँ। आपका जो प्राइमरी सेक्टर है, एग्रीकल्चरल सेक्टर है, उसमें अराउंड 49% ऑफ द पॉपुलेशन इज एम्प्लॉयड एट दिस टाइम, राइट। लेकिन इनका जो जीडीपी का शेयर है वो है सिर्फ 17%, यानी कि सिर्फ 17% लोग हैं जो एक्चुअल में जीडीपी को 17% है जो मतलब कंट्रीब्यूशन है जीडीपी को। टोटल जीडीपी ऑफ इंडिया में सिर्फ 17% प्राइमरी से आता है, सेकेंडरी से अराउंड 30% आता है, अप्रोक्स लिख रही हूँ मैं, 30 to 31% है, और सर्विस सेक्टर से 53% के अराउंड आपका जो भी जीडीपी है वो आता है। तो सबसे ज्यादा जीडीपी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो सर्विस सेक्टर दे रहा है, सबसे कम प्राइमरी सेक्टर दे रहा है। क्लियर हो गया। एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट और सबसे कम जीडीपी वहां से आ रहा है, राइट। तो इससे क्या पता चलता है हमारी इकोनॉमी में कितनी डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, लाइक, है ना। क्योंकि लोग बोलने को, अगर लोग एम्प्लॉयड होते और वो प्रोडक्ट बना रहे होते तो जीडीपी बढ़ता, लेकिन जीडीपी बढ़ क्यों नहीं रहा है? क्योंकि लोग एम्प्लॉयड है लेकिन प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही। अगर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लोगों की बढ़ ही नहीं रही है, काम ही नहीं हो रहा, तो फिर कैसे उसका शेयर बढ़ेगा, राइट। नेक्स्ट देखिए ब्लू रेवोल्यूशन। ब्लू तो नाम से ही पता चल गया कि रिलेटेड होगा आपकी एक्वा मरीन इकोसिस्टम से। एक्वा मरीन इकोसिस्टम का मतलब है फिश की प्रोडक्शन, राइट। मिल्क होता है वाइट आपका, ठीक है। एग्रीकल्चर में आपको पता है आप ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है। तो जो ब्लू रेवोल्यूशन है वो एक्वा मरीन आपकी इकोसिस्टम से रिलेटेड होगा, यानी कि फिश की प्रोडक्शन जो है वो आप ब्लू रेवोल्यूशन में पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ठीक है। याद करिए, हमने गवर्नमेंट जो बजट पढ़ा होता है उसे याद करिए। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, व्हेन अ गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर, यानी कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर is more than it collects as revenue, यानी expenditure is greater than revenue, it incurs a revenue expenditure, revenue deficit होगा ये, ठीक है। क्लियर हो गया। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर आपको ऑप्शन में दिया हुआ है मतलब ये ऑप्शन आपकी करेक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि एक्सपेंडिचर अगर यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है तो मतलब कि ये गलत है। रेवेन्यू डेफिसिट दिया होता तो ठीक हो जाता, राइट। सेकंड ऑप्शन देखिए, व्हेन गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर, यानी कि आपकी एक्सपेंडिचर इज मोर देन द रेवेन्यू, देन इट इज इनकरिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो ये भी आपकी गलत हो गई, राइट। नेक्स्ट देखिए, व्हेन अ गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर देन इट कलेक्ट्स एज रेवेन्यू, यानी कि एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू, इट इनकर्स अ बजट डेफिसिट। देखिए आपका जो बजट डेफिसिट होता है, ठीक है, तो आपका ये देखिए बजट, आपको पता है कि बजट जो आपका डेफिसिट होता है उसमें आपका एक्सपेंडिचर आपके रेवेन्यू से हमेशा ज्यादा ही होता है, ठीक है। ये ऑप्शन ठीक है कि गलत है बताइए। इट इज करेक्ट। क्यों है करेक्ट? क्योंकि आपको यहाँ पे जब दिया है ना स्पेंड्स मोर देन इट इज कलेक्टिंग एज रेवेन्यू, इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि रेवेन्यू आपका कौन सा, मतलब कौन से एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, आपको नहीं दिया हुआ है इन्होंने कुछ भी, राइट। तो यहाँ पे आपका जो गवर्नमेंट जो भी आपका स्पेंड कर रही है अगर वो आपके रेवेन्यू से ज्यादा होता है तो वो आपका बजट डेफिसिट होता है, राइट। जब भी पेमेंट ज्यादा है और रिसीट कम है तो वो डेफिसिट का पार्ट आपका होता है। तो ये आपकी ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट ऑप्शन भी देख लो, व्हेन अ गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर देन इट कलेक्ट्स, मतलब यही वाला सेम, इट इज बजट सरप्लस। तो सरप्लस तो नहीं हो सकता, डेफिनेटली नहीं हो सकता। क्लियर है? ठीक है। तो अगर आपका, अब देखिए आपकी जो रेवेन्यू अकाउंट है ना, आपके रेवेन्यू अकाउंट में भी दो चीजें होती हैं, ठीक है। अगर रेवेन्यू अकाउंट में आपकी रिसीट्स है और पेमेंट्स है, अगर आपको रेवेन्यू डेफिसिट दिया होता तो ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाता, ठीक है। क्योंकि अगर रेवेन्यू अकाउंट की स्पेंडिंग रेवेन्यू की अर्निंग से ज्यादा है तो वो रेवेन्यू डेफिसिट है, लेकिन आपको ऐसा नहीं दिया, आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया, वो गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन वैसे ही सही नहीं हो सकती, कैपिटल एक्सपेंडिचर है।
थर्ड ऑप्शन में आपको बस ये बोला है कि स्पेंड्स मोर देन इट कलेक्ट्स एज रेवेन्यू, तो आपको नहीं बोला है रेवेन्यू है कि रेवेन्यू अकाउंट की बात हम कर रहे हैं कि कैपिटल अकाउंट की बात कर रहे हैं। तो या इस पर्टिकुलर केस में आपका जो आंसर है वो होगा बजट डेफिसिट, क्योंकि बजट डेफिसिट में दोनों रेवेन्यू अकाउंट और आपका जो कैपिटल अकाउंट है उसका आप इंक्लूड करते हो, उसकी आप एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यू रिसीट्स को इंक्लूड करते हो। क्लियर हो गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, आपको मैंने एक फॉर्मूला दिया था इलास्टिसिटी का, आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया है E इज इक्वल टू AR अपॉन AR माइनस MR। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने का आपका फॉर्मूला होता है रेवेन्यू मेथड से। रेवेन्यू मेथड से आप ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए इलास्टिसिटी कर दो, डाल दो इसमें 25 अपॉन 25 प्लस 15 माइनस 15, सॉरी माइनस होगा ना, 25 अपॉन 10 क्या हो जाएगा आपका आंसर 2.5। तो इस केस में आप ऑप्शंस देख लीजिए, आपकी इलास्टिसिटी आएगी 2.5। फॉर्मूला को आपने याद रखना है AR अपॉन AR माइनस MR। Who gave the concept of purchasing power parity? परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब है आप कितने कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, परचेजिंग पावर क्या होती है, परचेजिंग पावर क्या होगी आपकी, कितना खरीद पा रहे हो। मेरे पास 100 रुपए में 100 रुपए में कितने पैकेट ऑफ चिप्स ले पाऊंगी, कितने चॉकलेट्स ले पाऊंगी, वो मेरी परचेजिंग पावर होगी, राइट। तो परचेजिंग पावर पैरिटी में उन बंडल ऑफ कमोडिटीज को लिया जाता है जो आप परचेज कर सकते हो विद योर गिवन इनकम। ये जो कॉन्सेप्ट आया था आपका, ये आपका दिया था गस्टव कैसल ने। तो इसका जो आंसर है वो होगा गस्टव कैसल। परचेजिंग पावर पैरिटी जो कॉन्सेप्ट है वो आपकी इनकम इनइक्वालिटीज को मेजर करने में बहुत हेल्पफुल होता है। अगर मुझे मेजर करना है कि मेरी इनकम जो है, सपोज मुझे इंडिया की इनकम को मेजर करना है विद रिस्पेक्ट टू अदर कंट्रीज की, इंडिया में कितना डिस्पैरिटी है इनकम में, राइट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में, या मुझे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम करनी है इंडिया में, तो मैं परचेजिंग पावर पैरिटी के थ्रू पता, क्योंकि मुझे कैसे पता चलेगा कि इनकम कैसे कैलकुलेट करूं, कैसे करूंगी मैं इनकम कैलकुलेट, मैं देखूंगी इतने पैसों में कितनी कमोडिटीज आ रही है इंडिया में, इतने पैसों में यूएस में कितनी आ रही है, तो वहां से मुझे पता चल जाएगा कि इंडिया की परचेजिंग पावर कितनी है, इंडिया में क्या रीडिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत है कि नहीं है, राइट। तो परचेजिंग पावर पैरिटी जो होता है आपका कॉन्सेप्ट, उसके थ्रू हम इनकम इनइक्वालिटीज को स्टडी करते हैं डिफरेंट नेशंस में, विद इन अ नेशन, जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, और ये आपका दिया है गस्टव कैसल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स प्लानिंग कमीशन वो सेटअप। तो आपका जो प्लानिंग कमीशन था वो आया था आपके इंडिपेंडेंस के बाद, यानी कि इन द ईयर 1950 में प्लानिंग कमीशन को बनाया गया था। आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो 1951 में आया था, 50 में इसको बनाया गया था। इसके जो चेयरमैन होते थे, मतलब जब ये बना था इसके चेयरमैन, अंटिल ये कंटिन्यू हुआ टिल द 12th प्लान, आपके जो चेयरमैन थे वो थे आपके प्राइम मिनिस्टर। तो आज के टाइम में आपको पता है कि आपकी नीति आयोग रन करती है, अब प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया है, नीति आयोग बनाती है आपके एनुअल प्लान्स वो बनाएगी, और इसका चेयरपर्सन भी आपका प्राइम मिनिस्टर ही होता है। क्लियर हो गया, और ये आपकी 2014 में आ गई थी। डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, देखिए डिमांड एक कमोडिटी की बात हो रही है। डिमांड ऑफ अ कमोडिटी माइक्रो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट पे डिपेंड नहीं कर सकता, मैक्रो है, पॉवर्टी पे नहीं डिपेंड करेगा, कंपटीशन पे भी आपकी डिमांड डिपेंड नहीं करती, आपकी डिमांड डिपेंड करती है अपने प्राइस पे। लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग मेरी क्वांटिटी डिमांड डिपेंड करेगी प्राइस ऑफ माय कमोडिटी पे। क्लियर हो गया, तो डिमांड जो है वो प्राइस पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18th क्वेश्चन कह रहा है विच कमिटी रेकमेंडेड रिप्लेसमेंट ऑफ MRTP एक्ट विद कंपटीशन एक्ट। देखिए ये आपका मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्शन एंड ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1969 में ये एक्ट आया था मोनोपोलीज को रोकने के लिए, उनको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, ताकि सोशल वेलफेयर को बढ़ाया जा सके।
इसको रिप्लेस कर दिया गया था आपके कंपटीशन एक्ट से 2002 में। उसमें कुछ न्यू रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए थे। ये रिकमेंडेशन दी थी आपकी राघवन कमेटी ने। आपको कमिटीज बहुत अच्छे से करनी पड़ेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं कमिटीज। कौन सी कमिटी ने क्या दिया है, किसका क्या रिकमेंडेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका MRTP एक्ट जो है कंपटीशन एक्ट से वो रिप्लेस हुआ, ये दिया था राघवन कमेटी ने। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, एंड अपवर्ड्स आपकी जो डिमांड कर्व है आपको पता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होती है, राइट। तो आपको इस चीज को समझने के लिए पढ़ना पड़ेगा एक कॉन्सेप्ट जिसे मैं कहती हूँ डीकॉम्पोजिशन, राइट, जिसे हम कहते हैं डीकॉम्पोजिशन आपके प्राइस इफेक्ट का इनटू इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इसमें हम पढ़ते हैं तीन तरह के गुड्स को। हम पढ़ते हैं नॉर्मल गुड्स, हम पढ़ते हैं इंफीरियर गुड्स, और हम पढ़ते हैं हाईली इंफीरियर गुड्स जिनको गिफन गुड्स कहा जाता है। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपका जो इनकम इफेक्ट है वो हाईली नेगेटिव होता है गिफन गुड्स में। और जब हम इस पर्टिकुलर के लिए डीकॉम्पोजिशन पढ़ते हैं हमें दिखता है कि आपका जो प्राइस है, जब हम इसकी डीकॉम्पोजिशन करके उससे डिमांड कर्व डिराइव करते हैं हमें पता चलता है कि आपका जो गिफन गुड है सिर्फ और सिर्फ उसके लिए आपकी डिमांड कर्व पॉजिटिव होती है। इंफीरियर गुड्स के लिए भी डिमांड कर्व नेगेटिव है, नॉर्मल गुड्स के लिए तो नेगेटिव ही होगी, इंफीरियर के लिए भी नेगेटिव है। नेसेसिटीज के लिए आपकी जो डिमांड कर्व है वो नेगेटिव ही होती है लेकिन थोड़ी सी स्टीप रहती है। क्लियर है। लेकिन आपकी जो गिफन गुड्स है उसके लिए आपकी डिमांड कर्व पॉजिटिव होती है, यानी कि जब गिफन गुड्स का हाईली इंफीरियर गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो आप सोचते हो यार ये तो इतना महंगा हो गया, ये तो नॉर्मल गुड्स के, मैंने वीट लेना था लो क्वालिटी का ले रही हूँ, वो अगर उसका प्राइस मतलब अच्छे ब्रांड के साथ मैच हो गया तो मैं अच्छा ब्रांड नहीं लूंगी। तो जब उसका प्राइस बढ़ता है, ठीक है, हम क्या करते हैं बेसिकली ऐसे कमोडिटीज का जब प्राइस कम होता है, जब भी ऐसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा या कम होगा हम उसकी डिमांड को, जैसे सपोज करिए प्राइस जो है वो कम हो गया तो मैं सोचू यार मैं रादर देन इस पे पैसे खर्चने के चलो नॉर्मल गुड ही ले लेती हूँ या मैं इंफीरियर गुड पे शिफ्ट हो जाती हूँ। तो ऐसी कमोडिटीज के केस में जब आपका प्राइस कम होता है आप डिमांड कम करते हो, और प्राइस अगर बढ़ जाता है तो आप डिमांड जो है वो थोड़ी ज्यादा करते हैं। तो इनवर्स रिलेशनशिप खत्म हो जाता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का। क्लियर हो गया। तो गिफन गुड्स में आपकी अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कब होती है। अब जैसे आपका प्राइस अगर नॉर्मली मैं क्या करूंगी कि कोई चीज सस्ती होगी तो ज्यादा लूंगी, अगर ये सस्ती होती है तो मैं इसको कम क्यों लेती हूँ, मैं सोचती हूँ यार इससे अच्छा तो मैं यही इसी पे ही शिफ्ट हो जाती हूँ ना। अब अगर इसका प्राइस ज्यादा, सपोज करो अगर किसी चीज का प्राइस जो है वो कम हो गया, ठीक है, तो मैं बोलूँगी इससे अच्छा तो फिर मैं उन पैसों को यूज करके कुछ और ले लूँ, हाईली इंफीरियर गुड्स होते हैं क्योंकि ये, ठीक है। आप सोचते हो कि वाई वेस्ट मनी ऑन दीज थिंग्स। तो जब प्राइस बहुत कम मतलब कम होता जाता है आप सोचते हो फॉरगेट इट यार उसी पे शिफ्ट हो जाते हो। तो प्राइस कम होता है डिमांड कम करते हो, प्राइस बढ़ता है डिमांड बढ़ा देते हो। क्लियर हो गया। तो ये होती है आपकी अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। इंडिया बिकेम अ मेंबर ऑफ IMF। IMF कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहा जाता है इसे। इसका पार्ट इंडिया बना था इन द ईयर 1945 में। 1945 में बड़े सारे नेशंस ने IMF को ज्वाइन किया था जिसमें आपका इंडिया भी था। क्लियर हो गया। तो आपका इंडिया, अब आपको पता होगा कि ये आपका वो वाला टाइम था जब आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, उसके बाद बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, आपका यूनाइटेड नेशंस बना, IMF बना, ठीक है, ये सारी आपकी ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो क्रिएट हुई थी और यहाँ पे आपका इंडिया फटाफट से इसका मेंबर बन गया था 1945 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज कॉल्ड सेक्युलर पीरियड। देखिए आपका जो टाइम पीरियड्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं 4 पार्ट्स में। एक होता है वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड, यानी जैसे एक दिन मैंने आपको दिया वो वेरी शॉर्ट है, बहुत कम है। उसके बाद है शॉर्ट टाइम पीरियड। शॉर्ट टाइम पीरियड मतलब मैंने आपको हफ्ता कर दे दिया कि ठीक है हफ्ता आपके पास है, आप सपोज मेरे को मिठाई लेनी है, अगर मैंने बोला आज के आज मुझे 10 डब्बे दो तो वो वेरी शॉर्ट पीरियड है। मैंने बोला चलो 2 दिन में बना देना या हफ्ते में बना देना, वो हो जाएगा शॉर्ट पीरियड। ठीक है। फिर आता है आपका लॉन्ग पीरियड। मैंने आपको 4 महीने पहले ही बोल दिया कि आपने मेरे लिए इतने बॉक्सेस बनाने, वो होगा लॉन्ग। और एक होता है वेरी लॉन्ग। मैंने बोला कि अभी तो पता ही नहीं है कि कब चाहिए,
लेकिन जैसे ही मेरे घर में ये पर्टिकुलर, मतलब सपोज मेरे घर में ये पर्टिकुलर फंक्शन आएगा, मैं आप ही को ही बोलूंगी आपने मेरे घर के मिठाई के डब्बे बनाने, ठीक है, तो वो होगा वेरी लॉन्ग पीरियड। वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड को आप सेक्युलर पीरियड भी बोलते हो, क्योंकि सेक्युलर का मतलब ये होता है बहुत लंबा टाइम। तो सेक्युलर पीरियड जो है आपका वो वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड को माना जाता है। इस टाइम पीरियड में आपके सारे के सारे फैक्टर जो है वो वेरिएबल होते हैं, चेंजेबल होते हैं, आपने जितना यूज करना आप उनको कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये इसका आंसर होगा आपका वेरी लॉन्ग पीरियड। नेक्स्ट देखिए, बीओपी डेफिसिट। अगर आपको मैंने बीओपी डेफिसिट दिया है और बोला है उसको रिमूव कैसे करिए, देखिए बीओपी डेफिसिट कब होगा, जब आपका पेमेंट्स जो है आपके रेवेन्यू से ज्यादा होंगी। अगर पेमेंट ज्यादा है, मेजरली इसीलिए ही होगी ज्यादा कि इंपोर्ट आप एक्सपोर्ट से ज्यादा कर रहे हो, राइट, तब आपका वो डेफिसिट में जाता है। तो ज्यादा इंपोर्ट करोगे और डेफिसिट हो जाएगा, खर्चा बढ़ा दोगे तो और डेफिसिट जाएगा, क्योंकि फिर अगर मैंने एक्सपेंडिचर किया मतलब मेरे को पेमेंट ज्यादा करनी पड़ेगी, फिर डेफिसिट हो जाएगा। एक्सपोर्ट प्रमोट करोगे तो डेफिसिट खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो अपने आप वो इंपोर्ट को मैच करेगा और डेफिसिट खत्म हो जाएगा। लोन्स लोगे तो क्या होगा बताओ, लायबिलिटी बढ़ेगी, कैपिटल अकाउंट में डेफिसिट आएगा, वो तो और भी ज्यादा भयानक है। करंट अकाउंट में फिर होता अलग बात है, कैपिटल अकाउंट में तो बहुत भयानक हो जाएगा। तो एक्सपोर्ट प्रमोट करके ही आपका डेफिसिट जो है वो रिमूव होता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखिए, विच इज नॉट एन अजम्पशन। आपको पूछा गया है कौन सी अजम्पशन नहीं है परफेक्ट कंपटीशन की, तो होमोजीनियस प्रोडक्ट्स तो होते हैं आपके परफेक्ट कंपटीशन में, परफेक्ट मोबिलिटी भी होती है फैक्टर्स की इनसाइड द कंट्री, है ना, कंट्री के अंदर आपकी परफेक्ट मोबिलिटी है, कहीं पे भी चले जाएंगे वो परफेक्ट मोबिलिटी आपकी रहेगी। सिंगल सेलर, ये किसका वो है, मोनोपोली का, राइट, तो मोनोपोली का फीचर है, यानी कि ये परफेक्ट कंपटीशन में नहीं होगा। फ्री एंट्री और एग्जिट भी आपकी परफेक्ट कंपटीशन में होती है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ, ये ना बहुत पूछा जाता है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स तो आपका एडम स्मिथ है, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स है आपके पॉल सैम्यूल्सन। क्लियर है? मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर हैं पॉल सैम्यूल्सन। हु इज द फादर ऑफ नेशनल इनकम, हु इज द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, फादर्स को अच्छे से याद रखिए प्लीज। नेशनल इनकम के जो आपके फादर हैं वो हैं आपके VKRV राव, ठीक है। और वैसे ही इंडिया का जो आपका इंडियन इकोनॉमी के जो फादर है वो है आपके रनादे, ठीक है, रनादे हैं। और वो क्यों है इंडिया के, क्योंकि उन्होंने डोमर मॉडल जो है, आपने हैरेड डोमर मॉडल पढ़ा होगा ना, तो वो जो डोमर मॉडल आपने पढ़ा है वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में इंट्रोड्यूस करा था उन्होंने, और इसीलिए उनको फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। क्लियर हो गया? लेकिन मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर तो पॉल सैम्यूल्सन है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर हैं कीन्स, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट इज द मेन स्लोगन ऑफ, आपने सेज लॉ पढ़ा होगा। सेज लॉ तो फेमस ही इससे है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, ये तो फेमस ही इससे हुआ है। तो JB से का ये लॉ है, और ये बेसिकली कहता है सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। ये JB से ने दिया था, आपके क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने कहा था कि सप्लाई करते जाओ, डिमांड अपने आप बनती जाएगी, प्रॉब्लम ही नहीं है, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में रहेगी। जैसे जैसे मैं सप्लाई बढ़ाऊंगी डिमांड लोग अपने आप करते जाएंगे, और वैसे वैसे इक्विलिब्रियम जो है वो अटेन होता रहेगा, कोई इशू नहीं है। क्लियर हो गया? हु इज द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग? देखो आप पूछ ही लिया इन्होंने, अभी हम पहले बात कर रहे थे, राइट। तो प्लानिंग कमीशन के भी आपके चेयरपर्सन जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे, इस बारी भी नीति आयोग में प्राइम मिनिस्टर ही है आपके चेयरपर्सन, ठीक है। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कौन है, नाम भी दिए होंगे, तो मोदी आपको पता है अभी आपके प्राइम मिनिस्टर जो है वही आपके इसका आंसर होगा नीति आयोग का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्सचर ऑफ ड्यूअल इकोनॉमी? ड्यूअल इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली आपका डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, कि आपका जो नेशन है वो डेवलप जब होता है उससे आपका ड्यूअल इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट रिलेटेड है। आपकी इकोनॉमी को ड्यूअल इकोनॉमी तब कहा जाता है अगर आपका एग्रीकल्चर, आप ट्रेडिशनल तरीके, मतलब आपने एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज नहीं किया है अभी, एग्रीकल्चर आपका ट्रेडिशनली ही कैरी आउट हो रहा है, लेकिन आपका जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो भी डेवलप हो रहा है, और वो मॉडर्न तरीके से डेवलप, मतलब जब ट्रेडिशनल और मॉडर्न मिक्स हो जाते हैं उससे आपकी ड्यूअल इकोनॉमी बनती है। तो आपकी ड्यूअल इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है
वो इंक्लूड करता है ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सेक्टर को और मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेक्टर को। क्लियर है? डन है ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28 कहता है इफ द कंजम्पशन ऑफ एन इकोनॉमी, आपको कंजम्पशन दी हुई है, देखिए क्या दिया हुआ है, C इज इक्वल टू 40 प्लस 0.8y। ओके, ऑटोनोमस कंजम्पशन कितनी है 40, MPC कितना है 0.8। मुझे पता है कि MPC प्लस MPS क्या होता है इक्वल टू 1, तो MPS कितना हो जाएगा 0.2। बताइए क्लियर हुआ? 1 माइनस 0.8 आपका हो जाएगा 0.20, तो आपका MPS की वैल्यू जो है वो होगी 0.2। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ लीकेज ऑफ मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर की कौन सी लीकेज नहीं है। देखिए मल्टीप्लायर अगर आपको याद हो फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस MPC या होता है 1/MPS, राइट। तो इन्होंने पूछा है जो नहीं है लीकेज, आइडल सेविंग करोगे तो लीकेज है, क्योंकि आपके फॉर्मूला में भी आती है सेविंग, तो सेविंग से तो लीकेज होगी, तो ये तो है लीकेज। इंपोर्ट भी लीकेज है, क्योंकि अगर आप फॉरेन मल्टीप्लायर निकाल दोगे ना, अगर मैं आपको फॉरेन मल्टीप्लायर बोलती हूँ, फॉरेन मल्टीप्लायर होता है 1/1 माइनस MPC प्लस MPM। MPM होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट, तो वो प्लस हो जाता है डिनोमिनेटर में। ये आपका फॉरेन मल्टीप्लायर है, चाहे इसको आप F से ही रिप्रेजेंट कर दो तो बेटर रहेगा, राइट। तो आपका फॉरेन मल्टीप्लायर जो है वो होता है 1/1 माइनस MPC प्लस MPM। तो उस पर्टिकुलर केसेस में भी आपका लीकेज हो सकती है अगर ज्यादा इंपोर्ट होगा। कंजम्पशन होगा तो होएगी, क्योंकि कंजम्पशन फॉर्मूला में ऑलरेडी है। यानी कि अगर आप शेयर्स खरीदते हो तो वो आपके नहीं होती है लीकेज, क्योंकि शेयर्स की तो बात ही नहीं है, हमने मनी मार्केट कैपिटल मार्केट की तो बात ही नहीं की है मल्टीप्लायर में, राइट। हमें कोई लेना देना ही नहीं है शेयर से। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे आपका परचेजिंग ऑफ शेयर मल्टीप्लायर से रिलेटेड, मतलब मल्टीप्लायर की लीकेज नहीं होगा। ऑब्वियसली अगर आप शेयर्स खरीदोगे तो वो आपकी मल्टीप्लायर, आपकी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करेगा ना, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो अपने आप मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, तो इनकम भी बढ़ेगी, लेकिन वो लीकेज नहीं होती है आपके इसकी, क्या कहते हैं इसको, मल्टीप्लायर की। ठीक है, लीकेज नहीं है ये आपके मल्टीप्लायर की। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30, द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ रिलायंस। बड़ी बात करते हैं हम आजकल सेल्फ रिलायंस की, राइट। अगर हम कभी भी कोई स्पीचेस देखते हैं नरेंद्र मोदी जी की, वो बोलते हैं सेल्फ रिलायंट बनना है, हमें सेल्फ रिलायंस लानी है। सेल्फ रिलायंस होता क्या है बेसिकली, यानी कि हमें कोशिश करनी है कि हमारा जो फॉरेन ट्रेड है उस पे हमारा डिपेंडेंस कम हो। सेल्फ रिलायंस का मतलब है हम इंपोर्ट्स को कम करें और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को प्रमोट करें। तभी तो उन्होंने आपके जो भी डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को आप इनहैंस करें, ये उनका फोकस है। क्योंकि वो कहते हैं कि अगर हम इनको इनहैंस करेंगे, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हम अच्छे से करते हैं तो क्या होगा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन अगर आप करेंगे तो आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज की को बेनिफिट होगा। आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो है वो इनहैंस होंगी, तो अपने आप ही देश जो है वो सेल्फ रिलायंट हो जाएगा, राइट। तो इसका आंसर होगा फॉरेन ट्रेड। देखिए फॉरेन एड जो होती है, एड से सेल्फ रिलायंस का कोई रिलेशन नहीं है। एड ली जाती है, जैसे आपने एड में आप क्या करते हैं, आपने उनसे लोन ले लिया, आपको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिला, लेकिन वो आपको सेल्फ रिलायंट नहीं बना सकता, वो तो एक लोन है, राइट। वैसे ही अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिलती है, उससे भी सेल्फ रिलायंट कैसे बनोगे? सेल्फ रिलायंट तो तब बनोगे अगर गुड्स एंड सर्विसेज खुद बनाओगे, ना कि दूसरों से खरीदोगे, राइट। और नन ऑफ द अबव तो नहीं होगा इसमें। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज रेपो रेट। रेपो रेट बताइए क्या होता है। रेपो रेट होता है वो वाला रेट जिसपे आपके कमर्शियल बैंक्स पैसे बोरो करते हैं, आपके कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं, पैसे बोरो करते हैं आपके RBI से। लेकिन अगर रेपो रेट ये है तो बैंक रेट भी वही होता है, बैंक रेट में भी RBI से बोरो करा जाता है, कमर्शियल बैंक्स RBI से पैसे बोरो करते हैं। तो दोनों में फर्क क्या है, आपका जो रेपो रेट होता है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको बोरो करने में हेल्प करता है। ये सिक्योरिटीज के थ्रू आप मतलब क्या करते हैं, आपके कमर्शियल बैंक सिक्योरिटीज इशू करते हैं RBI या सेंट्रल बैंक से,
बोरो करते हैं, उसको बोला जाता है रेपो रेट। और बैंक रेट पे आप लॉन्ग टर्म के लिए लोन ले सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ऑप्शन देखिए, रेट एट विच बैंक्स बोरो फ्रॉम आरबीआई फॉर शॉर्ट टर्म, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शंस भी देख लो, रेट एट विच बैंक्स बोरो फ्रॉम आरबीआई फॉर लॉन्ग टर्म होता है बैंक रेट, तो रेपो रेट नहीं होगा। रेट एट विच बैंक्स डिपॉजिट एक्सेस फंड्स विद आरबीआई होता है रिवर्स रेपो रेट, ये भी नहीं होगा। रेट एट विच बैंक्स लेंड फंड्स टू पब्लिक भी नहीं होगा। क्लियर हो गया? अब देखिए 32, व्हाट इकोनॉमिक्स फोकसेस, ये आपका जब भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू करते हैं तो फर्स्ट चैप्टर जो आप देखते हो वो होता है नॉर्मेटिव क्या है और पॉजिटिव क्या है। इकोनॉमिक्स दो तरह की होती है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है आपकी जो डील करती है जो ऑलरेडी हो रहा है आपकी इकोनॉमी में, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, वो जो चल रहा है इकोनॉमी में वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कहती है कि इसको सॉल्व कैसे करें। ठीक है, पॉवर्टी है, पता चल गया, पढ़ लिया, जो मतलब जो भी हमारे इकोनॉमी में हमें दिख रहा है वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, हमने देख लिया, लेकिन उसको चेंज कैसे करें, व्हाट शुड बी, हम पॉवर्टी को खत्म कैसे करें, कैसे हम ये चेंज लाएं, वो आप पढ़ते हैं अपनी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो आपकी होती है वो आपको बताती है व्हाट शुड बी। क्लियर हो गया? तो आपकी जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है इसकी जो अप्रोच होती है वो ऑब्जेक्टिव होती है। ठीक है, आपका फोकस होता है उन चीजों पे जो हो रही हैं, जो चल रही हैं, जिसके लिए आपको पता है कि ये इकोनॉमी में भी हो रहा है। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो होती है वो सब्जेक्टिव होती है। क्योंकि सब्जेक्टिव क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें आपको बताते हैं ना कि अगर हम ऐसा करेंगे तो पॉवर्टी खत्म होगी, वैसा करेंगे तो पॉवर्टी, तो सब्जेक्टिव वे से उसको टैकल करने के लिए व्हाट शुड बी, कैसे हमारी इकोनॉमी होनी चाहिए, वो हम नॉर्मेटिव में पढ़ते हैं। क्लियर हो गया? तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कहती है व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, देखिए नेशनल इनकम का क्वेश्चन आ गया। द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, aggregate value of final expenditure for goods and services produced in an economy over a period of time is measured। देखिए आपको बोला है आपको निकालना है एग्रीगेट वैल्यू ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर, आपको एक्सपेंडिचर्स के थ्रू आपने नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है। तो जब आप एक्सपेंडिचर्स के थ्रू नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हो उसे आप इंक्लूड करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड में। इनकम मेथड में नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम को लेकर। प्रोडक्ट मेथड में आप लेते हैं सारे सेक्टर्स, जो आपके 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, उन सारे सेक्टर्स का वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, उन सबका ग्रॉस वैल्यू एडेड प्रोडक्ट लेकर। क्लियर है? वैसे ही एक्सपेंडिचर मेथड में आपके जैसे 4 सेक्टर्स हैं, आपके चारों सेक्टर्स के जो एक्सपेंडिचर्स हैं, यानी कि आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सटर्नल जो आपका आता है सेक्टर उसका एक्सपेंडिचर, वो सारे लेके आप जब उन सबका आप सारा एक्सपेंडिचर निकालते हो, उससे जब आप अपनी इनकम, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, वो आपका एक्सपेंडिचर मेथड होता है। नॉमिनल मेथड नहीं होता, 3 ही मेथड होते हैं आपके मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, द डिफरेंस बिटवीन जीएनपी एंड एनएनपी। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर नहीं होते हैं तो आप इसी चैनल पे वीडियो देखिए नेशनल इनकम की। नेशनल इनकम पे मैंने इन सारे टॉपिक्स की बात करी है, इससे एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो डेफिनेटली इस वीडियो को वॉच करिए, तभी आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, अब देखो आपको दिया है जीएनपी और एनएनपी का डिफरेंस, आपको इन दोनों का डिफरेंस बताना है। ठीक है, देखो जी से एन पे कैसे जाओगे, माइनस डेप्रीसिएशन। ठीक है, एन एन है, पी पी है, तो फर्क सिर्फ किसका है, डेप्रीसिएशन का, यानी कि द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज बिकॉज ऑफ डेप्रीसिएशन। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ। ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता है आपकी इनकम जो है आप कंज्यूम करोगे या आप सेव करोगे, तो कंजम्पशन भी आपका फंक्शन ऑफ इनकम है, सेविंग भी आपकी फंक्शन ऑफ इनकम होती है। तो कंजम्पशन जो है वो आपका फंक्शन है आपके लेवल ऑफ इनकम का। ऑब्वियसली जो भी आप कंज्यूम कर रहे हो वो आ रहा है आपके लेवल ऑफ इनकम से, कितना पैसा है आपके पास वो बताएगा ना,
आपकी इनकम बताएगी कि कितना कंज्यूम करोगे, इनकम से ज्यादा करोगे, इनकम से कम करोगे, कितने प्रोपोर्शन में करोगे। तो इनकम बताती है आप कितना कंज्यूम करते हैं, इसीलिए कंजम्पशन जो है इट इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। ISLM मॉडल आपके सिलेबस में इतने अच्छे से मेंशन नहीं है, ठीक है। ISLM मॉडल की इतने अच्छे से बात नहीं हुई, लेकिन इससे भी क्वेश्चन और ISLM मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ISLM मॉडल आपका हिक्स ने दिया है, डेफिनेटली क्वेश्चन बनना बिल्कुल पॉजिटिव है, एक क्वेश्चन पक्का बनेगा। ISLM मॉडल जो है कंबाइंस इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ ISLM, इक्विलिब्रियम कंडीशंस ऑफ, ठीक है। अब देखिए IS जो है वो है इन्वेस्टमेंट सेविंग, ये होती है आपकी प्रोडक्ट मार्केट में। LM होता है लिक्विडिटी और मनी, लिक्विडिटी प्रेफरेंस होती है डिमांड ऑफ मनी। M होता है, M स्टैंड्स फॉर मनी सप्लाई, यानी ये मनी मार्केट की बात हो रही है। तो आपका ISLM मॉडल में आपका मनी और आपका जो इसमें ऑप्शंस में थोड़ी इश्यू है, ठीक है। आपका जो ISLM मॉडल है उसमें आपका प्रोडक्ट मार्केट एंड मनी मार्केट आएगा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में, ठीक है। तो मनी मार्केट और जब आपके प्रोडक्ट मार्केट को जोड़ा जाता है उससे बनता है आपका ISLM मॉडल। क्लियर हो गया? यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है। तो प्रोडक्ट मार्केट एंड मनी मार्केट को जोड़ के आपका ISLM मॉडल जो है वो बनाया जाता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन क्लोज्ड इकोनॉमी। मैंने आपको बताया था क्लोज्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें आप इंक्लूड करते हो कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट सेक्टर। जो आपका एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट सेक्टर होता है इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल सेक्टर, और ये सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी में नहीं आता है। तो फॉरेन सेक्टर को निकाल देंगे तो क्लोज्ड इकोनॉमी आएगी। फॉरेन सेक्टर को डाल दोगे अगर आप अपनी सेक्टर्स में, आपके 4 सेक्टर्स अगर लोगे, कंजम्पशन, हाउस होल्ड सेक्टर भी ले रहे हो, इन्वेस्टमेंट भी ले रहे हो, गवर्नमेंट भी ले रहे हो और एक्सटर्नल भी ले रहे हो, तो आपकी इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी बन जाती है। क्लियर हो गया? नहीं लोगे फॉरेन को तो क्लोज्ड इकोनॉमी होगी। फिर नेक्स्ट देखिए ऑप्शन नंबर, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है, इनकरेक्ट पूछा। तो AFC रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज ट्रू, TFC इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। याद करो आपकी जो टोटल फैक्टर कॉस्ट कर्व है वो पैरेलल होती है एक्स एक्सिस के, तो ये भी करेक्ट है। MC इज एडिशन टू टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट हमेशा एडिशन होता है टू टोटल कॉस्ट, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और आपका यहाँ पे आना था AC इज ऑलवेज इक्वल टू MC, तो ये आपकी जो है वो गलत स्टेटमेंट है। आपका आंसर मतलब इसका यही होगा, राइट। तो आपका जो आंसर होगा इसमें वो होगा ऑप्शन नंबर D, क्योंकि AC हमेशा MC के इक्वल नहीं होता। आपकी जो AC कर्व है वो ऐसी बनती है और MC कर्व ऐसी बनती है, सिर्फ एक पॉइंट पे ये दोनों इक्वल होते हैं, हमेशा इक्वल नहीं होते हैं। क्लियर हो गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट देखिए, महानालोबीज मॉडल वाज एम्प्लॉयड इन विच 5-year प्लान। ये क्वेश्चन इतना फ्रीक्वेंटली आपके हर टाइप के कंपेटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो महानालोबीज मॉडल जो है वो आपके सेकेंड 5-year प्लान में आया था। क्लियर है? सेकेंड, फर्स्ट 5-year प्लान में आपका डोमर मॉडल यूज किया गया था, सेकेंड 5-year प्लान में आपका महानालोबीज मॉडल यूज किया गया, ठीक है। और ये एक्चुअली महानालोबीज मॉडल, या इसको महानालोबीज के नाम पे क्यों जाना जाता है, क्योंकि इसमें महानालोबीज जो उनकी कमेटी बनी थी उनके थ्रू इन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर की डेवलपमेंट की बात करी थी इस 5-year प्लान में, तो इसीलिए महानालोबीज का मॉडल उन्हीं के नाम से इसको जाना जाता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, हाइपोथेसिस दैट हैज बीन सक्सेसफुली टेस्टेड। यानी कि आपने कोई हाइपोथेसिस बनाई, उसको टेस्ट किया, आपके रिजल्ट्स बिल्कुल सही आए। तो जब आपका हाइपोथेसिस जो है, जो आपने बनाया होता है, आपने सोचा कि हाँ ठीक है, आपने बोला अर्थ राउंड है, आपकी हाइपोथेसिस है अर्थ राउंड है, आपने टेस्ट किए, आपने इस पे काम किया, रिसर्च किया, और आपका हाइपोथेसिस जब ट्रू हो जाता है तो आपका हाइपोथेसिस बन जाता है एक थ्योरी। आप जैसे थ्योरीज पढ़ रहे हो ना आज के टाइम पे कि कार्डिनल एनालिसिस, ऑर्डिनल एनालिसिस, वो सारी की सारी आपकी हाइपोथेसिस थी, ठीक है। उनकी अजम्पशंस थी कि क्या ये हो है, फिर उन्होंने उसको टेस्ट किया, उस पर काम किया और उसको थ्योरी बना दिया, तो फिर वो थ्योरीज जो है आपकी निकलती हैं। क्लियर हो गया? जब आपका हाइपोथेसिस सच हो जाता है। क्लियर हो गया?
तो इसी के साथ हम आज का सेशन खत्म करते हैं। आज के सेशन में आपको पार्ट 1 में मैंने सारे आपके क्वेश्चंस जो हैं, फर्स्ट 40 क्वेश्चंस अभी मैंने आपको कराए हैं पंजाब मास्टर कैडर के एग्जाम के फॉर द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कितना एक्स्ट्रा भी पूछा जाता है। ठीक है, सिलेबस से एक्स्ट्रा हटके भी चीजें आती हैं। तो अगर आपको गाइडेंस की जरूरत है तो डेफिनेटली हमें कांटेक्ट करिए, हम आपकी हेल्प करेंगे आपका एग्जाम क्रैक कराने में। आपको पूरी सपोर्ट जो है यहाँ पे मिलेगी। तो प्लीज कॉन्टैक्ट अस फॉर द सेम एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू वेरी मच।